मैम, वेलकम करती हूँ। वेलकम 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 मोस्ट वेलकम। वेलकम हेमलता मैडम। थैंक यू आप सभी को। और बेग मैम ने इतनी सारी बातें मेरे बारे में बोली है, तो शायद ही मैं उस लायक हूँ, लेकिन आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, क्योंकि आपने ये जो बीड़ा उठा के रखा है, हम तो कभी कभी जब हमें टाइम मिलता है हम इसमें ज्वाइन कर पाते हैं, लेकिन जो हमारी सीनियर महिलाएं हैं जिन्होंने हर दिन इस प्रोग्राम को हिट बनाने की कोशिश करते रहते हैं और जी जान से इस प्रोग्राम में लगे, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे बड़ा थैंक्स मैं आदरणीय बीसी सर को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे महिलाओं के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उनको निखारने के लिए ये प्रोग्राम दिया है और हर दिन एक नई प्रतिभा आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। और हम जिन लोगों को नहीं जानते थे आज तक के, कुछ लोग हैं जिन्हें हम लोग जानते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बिल्कुल कोई नहीं जानते थे, वो सब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दूसरे को जानने लगे। और जब फिजिकल मुलाकात होती है तो हमें सिर्फ नाम पता होना चाहिए, चेहरे तो स्क्रीन पे कुछ और होता है, लेकिन जब हम फिजिकल पे मिलते हैं तो हम एक दूसरे के नाम से सबको जान लेते हैं। इसके लिए यह प्लेटफॉर्म हमें मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने मुझे आज कल्याणी मैम का मुझे फोन आया था और उन्होंने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ कल्याणी मैम को कि आज उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी रखने का मौका दिया। मेरी ग्रेट अपलाइन आदरणीय बेग मैम यहाँ पे है और उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ बेग मैम को कि उन्होंने मुझे आज इस मुकाम तक के पहुंचाने में मेरी मदद की। और बाकी सबको ही मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज सब मुझे यहाँ सुनने के लिए आए। तो चलिए हम प्रोग्राम को विधिवत स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी बात रखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ स्क्रीन शेयर करके ही अपनी बात रखना चाहूंगी। हाँ, ठीक है। आप सभी भाइयों और बहनों का मैं आज के इस 1 PM जय आरसीएम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप सबको प्रणाम करती हूँ। और आज जो मुझे इस प्रोग्राम में स्टोरी बोलने का, मेरी जो भी इस प्रोग्राम आरसीएम में जो भी मेरा संघर्ष, तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि संघर्ष कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, ये हम सबको पता है। तो जो भी मेरा आरसीएम में जर्नी रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देते हुए, मेरा नाम हेमलता बाविस्टाले, मैंने बीए कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन किया है, साथ ही साथ ब्यूटिशियन का डिप्लोमा लिया है। आरसीएम में मैं न्यूट्रीचार्ज वीरांगना हूँ, कीसोल में नेचरा हूँ, कीसोल आउटलेट को मैं ही रन करती हूँ और आरसीएम में एक पर्सनल पिन अचीवर भी हूँ। और ये जो आरसीएम में हम जब सीखते हैं तो हमारे कुछ गुरु होते हैं, हमारे कुछ अपलाइन होते हैं, उन सारे अपलाइंस को मैं प्रणाम करती हूँ। आदरणीय टीसी सर जो कि हमारे सिस्टम के रचिता है, उन्हें तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। बीसी सर, केसी सर और हमारे सारे अपलाइन, इन सबका सम्मान में एक बार मैं जरूर तालियां चाहूंगी आप सबसे। और इन सबको प्रणाम करते हुए मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले हमें अपनी पुरानी स्टोरी भी बतानी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जन्म जो हुआ है वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की एक छोटी सी तहसील है सौसर, वहां पे हुआ है। और हम 4 बहनें और 1 भाई है और मम्मी है, क्योंकि जब मैं 10 साल की थी तभी मेरे पापा का निधन हो गया था, तो मम्मी ने हमारी जिम्मेदारी ली। हम बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े फैमिली से थे, बहुत ही लोअर फैमिली से थे, क्योंकि एक अकेली महिला और 5 बच्चों को यदि उसे पालना हो तो उसके संघर्ष बहुत अलग होते हैं। और उस संघर्ष को देखते हम बड़े हुए और हमेशा एक बात मन में रहती थी कि काश हम कुछ अपने मम्मी का दुख दूर कर पाए, जिसके कारण मेरा हमेशा इच्छा होती थी कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जो मैं अपनी मम्मी की मदद कर पाऊँ। और मैंने जैसे बड़ी होती गई तो कुछ कुछ काम करना शुरुआत किया। और इसी बीच जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे आरसीएम बिजनेस मिला
और आरसीएम बिजनेस मिला क्या, मुझे तो एक ललक थी कि मुझे कुछ करना है। और मैं जैसे जैसे मेरे अपलाइन बताते गए मैं वैसा वैसा करती गई। मुझे बताया गया कि भीलवाड़ा जाना चाहिए, भीलवाड़ा में फैक्ट्री है, वहां फैक्ट्री विजिट की और आदरणीय टीसी सर का आशीर्वाद लिया। और साथ ही साथ पार्ट 1 में मैंने आरसीएम की 7th एनिवर्सरी थी उसे अटेंड किया था, जिसके कारण मेरा विजन आरसीएम के प्रति एकदम क्लियर हो चुका था कि ये बहुत बढ़िया सिस्टम है और इसमें मैं सफल हो सकती हूँ। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़े, फिर 2008 में मेरी शादी हुई और अशोक जी के साथ मेरी शादी हुई। उनका एक अपनी लाइफ में एक अलग स्ट्रगल है। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तो हमारे पास एक किराए का घर हुआ करता था और सर की गवर्नमेंट जॉब थी, वो टीचर थे और हमारे पास इनकम का बस एक सोर्स था कि वो उससे उन्हें अपने ड्यूटी से कुछ आती। और साथ ही साथ ये आरसीएम में के रॉयल्टी एच्योर थे तो आरसीएम भी कुछ इनकम आती थी। अब जब हमने शादी से पहले मैं आरसीएम बिजनेस किया करती थी, अकेली थी, फिर साथ में अब सोचा कि आरसीएम को हम बड़े मुकाम पे ले जाएंगे, अपने जो सपने इससे देखे हैं इसको पूरा करेंगे और धीरे धीरे इस बिजनेस को बढ़ाने लगे। और बढ़ते बढ़ते हमारे पास पहले पैदल चलकर बिजनेस को किया करते थे, एक कार आ गई अल्टो, और अब सोचा कि अब हम तो तेजी से काम करेंगे। लेकिन तेजी से काम करने के लिए समय होना बहुत जरूरी होता है। समय नहीं रहा तो हम उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते। और समय इसलिए नहीं था क्योंकि सर की गवर्नमेंट जॉब थी। सर हमारा हम जिस जगह में रहते थे वहां से 200 किलोमीटर जॉब थी, तो हफ्ते में एक दिन सर घर पे आते थे और जो टाइम मिला उसी बीच में काम होता था। तो आरसीएम बिजनेस बहुत स्लो स्लो चलता था, लेकिन हमारे सपने बहुत बड़े थे। तो हमने एक डिसीजन लिया, सर ने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना नौकरी को छोड़कर केवल आरसीएम ही किया जाए। जो मैं 60 साल में रिटायर होगा नौकरी पे, उससे अच्छा है कि 5 साल काम करके मेहनत करके रिटायरमेंट ले लिया जाए। और हम सर ने नौकरी छोड़ दी और वो नौकरी छोड़ी जैसे ही वैसे ही आरसीएम कंपनी में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ। कुछ समय के लिए इसमें कार्य रुक गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जिंदगी में केवल 2 ही इनकम थी हमारी जिंदगी को चलाने के लिए, एक नौकरी और दूसरा आरसीएम बिजनेस। और दोनों ही बंद होने के बाद हम आप समझ सकते हैं कि हमारी जिंदगी में जो संघर्ष आया वो बहुत ही अलग रहा होगा। फिर से हमें जीरो से अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ी। लेकिन जब सीखा होता है तो चाहे मेहनत और सीखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं होता है। तो हमने फिर से मेहनत की, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को खड़ा किया। उस समय रिचार्ज का बहुत ज्यादा फ्लो, मतलब मोबाइल का बहुत ज्यादा चलन था और रिचार्ज बहुत ज्यादा किया। तो रिचार्ज की एक मल्टी लेवल की कंपनी हमने तैयार की और उसमें पूरे इंडिया लेवल पे रिचार्ज दिया। तो अच्छी खासी इनकम हमने यहाँ से ली। और एक सपना होता है जो पहला कि हमारा एक खुद का घर हो, तो 3000 स्क्वायर फीट में हमने घर बनाया। उसके बाद में कार का सपना होता है, कार खरीदी, वो भी टाटा की जेस्ट, अच्छी फुली लोडेड। तो ये दोनों सपने, ये दोनों इच्छाएं हमारी पूरी हो गई। फिर साथों साथ हमने अपना खुद का इंटरनेट का ब्रॉडबैंड का काम शुरू किया। ये भी एक बहुत प्रचलन में काम था क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना था। तो इसमें भी हमारा बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ। खुद के टावर भी हमने खड़े किए और अच्छी खासी इनकम, जो एक सपना होता है लोगों की कि 1 लाख रुपए महीने की इनकम हमारे घर में आए, तो इस हमारे ट्रेडिशनल काम से 1-1.5 लाख की इनकम हमारे घर में आने लगी थी। और बहुत अच्छी लाइफ चालू थी। इतने सालों में हम लोगों के पास में टाइम नहीं हुआ करता था। लेकिन जब हमारे घर ऑफिस एक खुला, उसमें कुछ लड़के लड़कियां, मतलब कुछ एम्प्लॉय हमने रखी और इन सब बहुत अच्छे से हमारा काम चल रहा था। इनकम भी आ रही थी, ज्यादा टेंशन भी नहीं था। और इसी बीच दोबारा आरसीएम बिजनेस हमारी जिंदगी में आया। और मैं आपको बताऊं कि इस समय तक के मुझे 2 बेटियां हो चुकी थी। और मैं जब पुनः आरसीएम बिजनेस आया, क्योंकि घर में कुछ बड़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि एक बेटा होना बहुत जरूरी है। और हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं था कि हमने यदि सोचा कि ये चाहिए तो वो पूरा ना हो। और मेरी एक पर्सनल इच्छा थी कि मैं किसी की इच्छाओं को ना मारूं, और सबकी इच्छा है तो एक बार प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने फिर प्लानिंग की और मैं उस समय प्रेग्नेंट थी जिस समय पुनः आरसीएम बिजनेस हमारी जिंदगी में आया। लेकिन इस समय तक के आते आते मैं टोटली आरसीएम से निगेटिव हो चुकी थी। आरसीएम क्या है ये भी मैं भूल चुकी थी, क्योंकि
जो संघर्ष हमने इन दिनों में देखा था, इसके कारण हमारी लाइफ पूरी जीरो से शुरू करनी पड़ी थी, वो चीज हम कभी भी मेमोरी में रखना पसंद नहीं करते। तो इसी तरह आरसीएम भी मैंने अपनी मेमोरी से निकाल दिया था। और एक दिन हमारे घर का किराना, सर ने आरसीएम ज्वाइन किया, किसी ने ज्वाइन करा होगा, लेकिन सर ने मुझे बताया नहीं कि मैं फिर से आरसीएम ज्वाइन किया। एक दिन हमारे घर का किराना खत्म हुआ और मैंने सर से कहा कि कुछ तेल और साबुन वगैरह नहीं है, आप ला लीजिए। तो सर ने आरसीएम के पिकअप सेंटर से सामान मंगाया। उस समय मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था कि आरसीएम का सामान है, और मैंने जैसे ही उसमें से थैले में हाथ डाला और उसमें देखा कि कपड़े धोने की साबुन बीच की है, तो मैंने पिकअप सेंटर होल्डर के जो लड़का मेरे घर में सामान देने आया था, मैंने उनसे बोला, भैया आपने ये गलत सामान ला लिया, मुझे ये साबुन नहीं चाहिए, मुझे तो रिन साबुन चाहिए, मैं तो कपड़ा केवल रिन साबुन से ही धोऊंगी। तो उन्होंने कहा, नहीं मैडम, हमारे यहाँ पे यही साबुन आती है। तो फिर मैंने रख दिया और अंदर चली गई। फिर सर से बात की तो सर ने बोला, क्यों, तुमने देखा नहीं कि वो कौन सा सामान है? तो मैंने जब सामान देखा और ध्यान से देखा तो उसके ऊपर आरसीएम लिखा हुआ था। तो मेरा इतना दिमाग खराब हुआ कि मैंने सर को बोला कि सर आपने क्या फिर से आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर लिया? तो उन्होंने कहा, हाँ बस कर दिया, आईडी बना दी, तो तेल वगैरह जो प्रोडक्ट अच्छे हैं वो यूज करेंगे, जो नहीं है आप पुराने जैसा आरसीएम ने। उन्होंने एक मुझे सांत्वना दिया कि ये कुछ और ना बोले, और अभी सब कुछ अच्छा चल रहा था और डर लगता है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो और पुनः फिर से वैसी स्थिति में आए तो फिर हमें फिर से प्रॉब्लम होगी। इसलिए आरसीएम के प्रति कोई उतनी विशेष रुचि नहीं थी मेरी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। सामान इस्तेमाल कर किया कुछ दिनों तक के, और फिर उसके बाद में सर फील्ड पे जाने लगे और मेरा डिलीवरी का समय पास में आने लगा। तो सर ने फील्ड पे जब गए तो अचानक 9वां महीना चालू था और 2-3 दिन तक के सर घर पे ही नहीं आए। मुझे बहुत गुस्सा आई, बुरा भी लगा कि ऐसा समय है कि जिस समय सर मेरे साथ होना चाहिए और ये बाहर फील्ड पे है, और कभी भी डॉक्टर ने बोला कभी भी समय आ सकता है, फिर भी सर बाहर है। तो मैंने सोचा चले जान दी, अब तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्या करना है सर होके भी क्या करेंगे, हॉस्पिटल तो मुझे ही जाना, मतलब हॉस्पिटल जाने तक के ही सर रहेंगे, उसके बाद में जो करना है वो डॉक्टर को करना है और मुझे करना है। तो मैंने इस बात में कोई भी उतना ये नहीं किया। लेकिन 2-3 दिन के बाद सर घर पे आए, और जिस दिन रात में सर घर पे आए उसी दिन सुबह दूसरे दिन मुझे बेटा हुआ और हमारी एक पूरी फैमिली कंप्लीट हुई। तो ये मेरे 3 बच्चे और मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग की फैमिली कंप्लीट हुई। और उस समय तक के मुझे फिर भी आरसीएम का कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर वो होता है नामकरण वगैरह, उस समय मैं बैग मैडम से पहली बार मिली थी, मैडम को बुलाया था और बहुत सारे रिलेटिव को सर ने जोड़ रखा था, तो सब मुझे आकर आरसीएम के बारे में पूछते थे। तो मैं हाँ हाँ बोलती थी, क्योंकि पहले सीख रखा था कभी भी निगेटिव बात नहीं बोलनी चाहिए। तो मैं हाँ हाँ बोल के टाल देती थी, कुछ भी नहीं करती थी, और आगे ऐसी हमारी जिंदगी चल रही थी। लेकिन ऐसा हुआ, 1 साल का मेरा बेटा हुआ और सर ने जबरदस्ती मुझे एक सेमिनार में लेके गए, प्रोग्राम में लेके गए, ताकि मैं कुछ तो आरसीएम के प्रति पॉजिटिव हो सकूं। और आदरणीय डी कुमार सर का वो प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम में मैंने सर के मुंह से सुना कि गवर्नमेंट की जॉब, यूनियन बैंक की जॉब मैंने छोड़ी आरसीएम बिजनेस के लिए, और आरसीएम बिजनेस में मेरा हाईएस्ट 6 लाख का है। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार, क्या हमने आरसीएम छोड़ के गलती की? तो फिर घर पे आई और फिर मैंने कहा, सर को कहा चलिए ठीक है करिए, मैं भी आपका सपोर्ट करती हूँ। और हमने फिर एक दूसरे का सपोर्ट करके इस बिजनेस को खड़ा किया, क्योंकि पहले सर अकेले थे तो थोड़ा धीरे चल रहा था। फिर बोलते हैं ना कि 1 और 1 2 नहीं होते हैं, 11 होते हैं। तो 11 के स्पीड से हमने इस बिजनेस को किया। और फिर मैंने कुछ महिलाओं की टीम बनाई, उन्हें अपने घर बुलाया, मार्केटिंग प्लान दिखाया हमारे ऑफिस में बैठकर, और इस तरीके से फिर प्रोडक्ट शेयर करना शुरू किया लोगों तक। और जिस दिन से मैंने आरसीएम बिजनेस, मतलब पार्ट 2 में मेरा बेटा 1 साल का कंप्लीट होने के बाद में जब मैंने शुरू किया, उसी दिन से प्रोडक्ट को शेयर करना शुरू किया, और मैंने अपने आईडी पे डायमंड क्लब करना स्टार्ट कर दिया। तो हर समय मैं डायमंड क्लब करने के लिए प्रोडक्ट को शेयर किया करती थी, और बड़े लेवल पे भी हमने इस काम को करने की शुरुआत की, क्योंकि उस समय आरसीएम हमारे एरिया में नया नया था। तो मैंने कहा जितने लोगों को पता चलेगा उतना अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमने किया। फिर कुछ महिलाओं की मीटिंग लेना शुरू किया, महिलाओं को इस सिस्टम में लाना शुरू किया। और जब आरसीएम में मैं
लोगों को इनवाइट करती थी मीटिंग सेमिनारों में, तो हमेशा एक काम करती थी कि एडवांस टिकट पे काम किया करती थी, एडवांस में टिकट बेचा करती थी ताकि उतने लोग मेरे कंफर्म हो गए, कोई भी मना ना कर पाए। इस तरीके से हम आरसीएम में काम किया करती थी और सीखते रहे लगातार। सब जब पहला न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स आया था वो कोर्स हमने किया, उसके बाद में डायमंड क्लब का सर्टिफिकेट लिया, पीटीसी को कंप्लीट किया, जितनी भी सीखने की प्रोसेस थी उसको हमने किया। और उसके बाद जो दूसरा एलसीसी कोर्स आया जो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलर कोर्स का, उसको भी विदिन जिस दिन हम लॉन्च हुआ उसी दिन मैंने ज्वाइन किया और सीखते रही। और सीखते सीखते जब हम आगे बढ़े और इस समय 9 जनवरी 2021 को जो हमारा सेलिब्रेशन हुआ वो टेक्निकल का था, सर का टेक्निकल लेवल आया था और बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन हुआ, बहुत अच्छा लगा, सारे लोग सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। और फिर मैंने और हमने सोचा कि अभी तो टेक्निकल आया और आगे काम करना है, लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों को बात करने, तो कहानी यहाँ से शुरू होती है मेरी कि जब मैं लोगों से बात करने लगी, महिलाओं से बात करने लगी, तो महिलाओं के मन में कहीं ना कहीं एक बात खटकती थी कि इनके हस्बैंड करते हैं ना, इसलिए ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, इनको कुछ ज्यादा नहीं, ये तो हस्बैंड का सपोर्ट मिलता है इसलिए ये कर जाते हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो उस दिन से मैंने एक अपना शुरुआत की कि मैं अपने आईडी पे, अपनी सेल्फ आईडी पे काम करूंगी, अपना सपना पूरा करूंगी, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगी, जो अपना एक नाम होता है, एक पहचान होता है, उसे आगे बढ़ाऊंगी, उसे अचीव करूंगी, खुद की इनकम लाऊंगी। और मेरा एक बहुत बड़ा सपना था, क्योंकि सपना पहले से ही थे, आरसीएम बिजनेस में पहले ही ज्वाइन थे तो सपने बहुत बड़े बड़े देख रखे थे। जब हमने आरसीएम में कार खरीदी उस समय मैंने एक सपना देखा था कि अभी 5 साल हम आरसीएम बिजनेस कर लेते हैं और उसके बाद में हम बाय फ्लाइट गोवा घूमने जाएंगे बढ़िया फैमिली के साथ में। वो एक सपना था घूमने फिरने का, लेकिन जब संघर्ष होता है और इतना सारा बीच में डगमगाया होता तो ये सारे सपने कहीं ना कहीं दब जाते होते थे। और मैंने जब अपने आईडी पे काम करना स्टार्ट किया तो कुछ समय के बाद में न्यूट्रीचार्ज की तरफ से गोवा का टूर आया और मैंने उस टूर को अपॉर्चुनिटी की तरफ पे लिया। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूंगी क्या नहीं, लेकिन मैंने कहा मुझे तो गोवा जाना है, मुझे तो घूमने जाना है और इसको करना है। और वहां पे एक बात और थी कि यदि मैंने अपना इस टूर को अकेले अचीव किया तो शायद मुझे जाने को ना मिले, तो मैंने हर टूर को कपल्स के साथ अचीव करने का शुरुआत किया ताकि हम दोनों हर जगह घूमने फिरने जा सके। और धीरे धीरे हम न्यूट्रीचार्ज पे काम करना शुरू किया। तो न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब में गई और न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब में मेरे ऐसा सौभाग्य रहा कि मैं फर्स्ट जो वीरांगना क्लब की बैच होती है उसमें मैंने 11 वीरांगनाओं में मैं एक थी और आदरणीय मिलिंद सर और मनीषा मैम के मार्गदर्शन में सीखते हुए और आगे बढ़ते रहे। और इसी समय जब मैंने अपने आईडी पे काम करना शुरू किया था तो एक चीज और थी कि मेरी दूसरी लेग नहीं थी, बी लेग में कोई लोग नहीं थे, तो लेकिन मैं सोचती थी कि जितने रिश्तेदार और पास पड़ोस के सब लोग थे, हमने तो पहले ही ज्वाइन करना शुरू कर दिया, अब क्या करें। तो कुछ दो चार लोग मेरे बी लेग में पड़े हुए थे और सबकी आईडी टर्मिनेट हो चुकी थी। तो इस समय मैं सेलिंग के साथ साथ अब उस बी लेग के लोगों को कॉल करना, एक्टिव करना शुरू किया। तो वहां से मैंने बहुत सारे लोगों को टर्मिनेट आईडी पे काम करना शुरू किया और टर्मिनेट आईडी पे काम शुरू किया। तो मुझे पता चला कि उसमें से कुछ लोग एक्टिव हुए और जब एक्टिव हुए तो उन्होंने भी काम करना शुरू किया और लगातार ज्वाइनिंगों की बाढ़ लगी। तो बी लेग भी मेरी स्टार्ट हो गई और जिस समय जुलाई में मैंने वीरांगना क्लब ज्वाइन किया उसी समय एक हमारे घर में और एक दुखद घटना हुई, मेरी सासू माँ का निधन हो गया और उस समय थोड़ा हमारे घर में और माहौल परिवर्तन हो गया। लेकिन जुलाई में वो समय था मेरा रॉयल्टी आने का और वो रॉयल्टी के समय मेरा आधा मन बिजनेस में और आधा मन घर में था। लेकिन जब सासू माँ की 27 जुलाई को डेथ हुई, 2-3 दिन कंप्लीट हो गए, उनका जो भी कार्यक्रम होता है, मेहमान हो गए थे, वो सब हो गया। और 31 जुलाई को मैंने शाम के समय अपना बिजनेस खोल के देखा तो मुझे पता चला कि केवल 20-25 हजार रुपए का बिजनेस चाहिए तो मेरी रॉयल्टी आ सकती है। तो मैंने सर से बात की कि मैंने कहा, ये तो बोले देखो हो रहा है तो तुम करके मैं बात करूं क्या, क्योंकि ऐसा माहौल में बात करना भी लोगों को कोई गलत मैसेज जाता है। लेकिन मैंने कहा नहीं, हमारी जो इतने दिन की मेहनत थी, क्योंकि जो हो चुका है उसे तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन जो होने वाला है उसको हम कर सकते हैं। तो अब मेहनत की, कॉल किए, लोगों से बात की, तो उसी रात में मेरी रॉयल्टी आई
और जब मैं आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के साथ साथ एक जो सपना था मेरा घूमना फिरने का, तो वीरांगना क्लब के माध्यम से सबसे पहले मुंबई हमें बुलाया गया, तो बाय फ्लाइट हम मुंबई गए। और उस समय तक के मैं कभी भी कहीं भी अकेली नहीं गई थी, यहाँ तक कि इवन नागपुर तक के नहीं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में फ्लाइट से मैं पहली बार अकेली मुंबई गई और आदरणीय गोदा सर के ऑफिस में हमें बैठकर सीखने का मौका मिला। फिर कुछ अचीवमेंट मैंने लिए, हम हो गए कामयाब में शूरवीर जैसा एक ऑफर आया था, उसको मैंने अचीव किया। फिर हम न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से ही हिडन ओशियंस गए, वहां पे हमने नेचर के बीच में रहकर सीखा, और नेचर के बीच में रहकर सीखने के साथ साथ वहां पे हमारा सम्मान हुआ। वहां पे भी गोदा सर आए थे और उन्होंने भी हमें वहां पर भी एजुकेट किया, और सीखते सीखते और आगे बढ़ते बढ़ते जो मेरा दूसरा था कि खुद की आईडी पे खुद की इनकम हो, तो 64,498 रुपए का हाईएस्ट चेक मेरा रहा। और इस समय तक के सर भी स्टार पर्ल हो चुके थे, तो सर का भी 1 लाख के प्लस इनकम, तो टोटल हमारी फैमिली इनकम हाईएस्ट 1,70,000 के समथिंग हो गई। और उस समय हमारा फिर जब सेलिब्रेशन हुआ, तो सर की पिन का अलग सेलिब्रेशन और मेरी पिन का अलग सेलिब्रेशन, और हम दोनों का साथ में मिलकर जो सेलिब्रेशन हुआ, ये एक बहुत ही अद्भुत सेलिब्रेशन था। इस समय मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई कि जिन लोगों को ये डाउट था कि महिलाएं नहीं कर सकती अपने, तो ये मैंने करके दिखाया, ये मुझे अपने आप में प्राउड हो रहा था। और इस तरीके से मान सम्मान सेलिब्रेशन बहुत सारा हमें मिलने लगा। और एक समय और आया पिछले साल मई में, आदरणीय गुरुदेव टीसी सर का आगमन हमारे घर में हुआ, और वहां से जब टीसी सर के साथ में आमने सामने बैठना और उनसे बात करने से एक अलग सी एनर्जी, अलग सी ऊर्जा हमारे जिंदगी मन में आई। और वहां से और हमने अपना काम शुरू किया, महिलाओं को लेकर बहुत सारी जगह हमने, अभी मुंबई के जोनल सेलिब्रेशन में गया, महिलाओं को लेकर पार्टिसिपेंट किया। और साथ ही साथ हमारा जो घूमने फिरने का ये था, तो अभी तो मन नहीं होता, फिर भी जाने का मौका मिल रहा है। हम मुंबई गए, मुंबई में घूमे, उसके बाद में बनारस में गए, फैमिली के साथ में घूमे, फुल एंजॉय किया। आपको मैं बस कुछ झलकियां दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद में जो गोवा की इच्छा थी, वो गोवा घूमने गई, गोवा में भी मान सम्मान भरपूर हुआ। और इसके बाद मैंने थाईलैंड का टूर अचीव किया, तो थाईलैंड में भी हम गए, और ये कुछ थाईलैंड की झलकियां है। बहुत मजा किया, बहुत एंजॉय किया पटाया में भी। और ये इस तरीके से हमने बहुत सारा एंजॉयमेंट के साथ आरसीएम बिजनेस को करना शुरू किया, एक्साइटमेंट के साथ में, और मजे से आरसीएम बिजनेस में लगातार आगे बढ़ते रहे। और देखिए, पहली बार विदेश की धरती पे जब आरसीएम का सॉन्ग बजा, थाईलैंड में आरसीएम में मेगा कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पे मौजूद होने का मौका मिला, और वहां पे आरसीएम का प्राण गीत बजा। ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट हमारे लिए था। इस कॉन्फ्रेंस में मुझे 2 मिनट बाद अपनी बात रखने का मौका मिला, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वीरांगना इंजीनियर के नाम से सम्मानित होने लगी, ये एक मेरा अचीवमेंट था। और इस तरीके से हम बिजनेस में आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। चलने के साथ साथ बहुत जो इच्छाएं मेरी थी वो धीरे धीरे पूरी होने लगी। और अभी जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम हुआ था भिलवाड़ा में, वहां भी आदरणीय टीसी सर के हाथों से हमें ट्रॉफी लेने का मौका मिला। और ये सब हमारी जिंदगी में जो मैंने पिछले 35 सालों की जिंदगी को मैं अलग रखूं और पिछले 2 साल की जिंदगी को अलग रखूं, तो ये जिंदगी टोटली चेंज कर दिया। और ये सब हो पाया आरसीएम के कारण। अभी हाल ही में हमें चंडीगढ़ जाने का मौका मिला। चंडीगढ़ में हम बढ़िया घूमे, रोज गार्डन बहुत अच्छा है, वहां की जितनी भी अच्छी अच्छी प्लेसेस थे हमने घूमे, एंजॉय किया। और उसके बाद शाम को चंडीगढ़ के होटल में हम लोग गए। गामा ओरिजिनल के द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम वहां पे लॉन्च हुआ था। और आदरणीय गुरुदेव डीसी सर के आशीर्वाद से हमें यहाँ पे पिल्लर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये अवार्ड देने के लिए हमारी जानी मानी सेलिब्रिटी, बहुत ही जो कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे कुश्ती में गोल्ड मेडलिस्ट है, और जिनके नाम पे जिनके पूरे जीवन पे दंगल पिक्चर बनी गई है, इनके हाथों से सम्मानित होने का मौका मिला। और ये सारी चीजें हमने, साथ ही साथ गामा ओरिजिनल की फैक्ट्री में विजिट करने का मौका मिला और गामा ओरिजिनल के प्रति विश्वास बढ़ा। इस तरीके से मेरे जितने भी सपने थे
पहले जो कहीं दब गए थे पुनः आरसीएम में आने के बाद पूरे होना शुरू किया, क्योंकि आरसीएम में आने के बाद मैंने जो सपना लिया था कि मैं खुद अपने अपना नाम बनाऊंगी, अपनी एक पहचान बनाऊंगी, वो आरसीएम के माध्यम से पूरी हुई। जो मेरा मान सम्मान का एक सपना था कि मुझे जो महिलाएं होती है घर में रहती, क्योंकि मैं एक पहले साधारण सी हाउसवाइफ थी और हाउसवाइफ का जो इमेज होती है वो आप सबको पता ही है, तो अपना मान सम्मान खुद अचीव किया। फिर घूमने फिरने का एक ड्रीम था, वो पूरा ड्रीम पूरा हो गया। और खुद की इनकम, जो अपने नाम की एक इनकम होनी चाहिए, वो इनकम मेरे लेने का जो सपना था वो अब हर महीने आरसीएम में आने वाला। और एक बहुत बड़ा मेरा एक सपना था, पहले से ही मैं सोचती थी, जब मैं अपनी जर्नी मतलब जब मैं अपने आप को देखती थी और मैं सोचती थी हाउसवाइफ हूँ तो क्या मेरी बेटियों की भी जिंदगी ऐसी होगी। लेकिन मेरा एक सपना था कि मेरी बेटी की जिंदगी मेरे जैसी नहीं होनी चाहिए, मुझसे बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जब आरसीएम बिजनेस को मैंने अपने आईडी पे शुरुआत किया तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि जब मेरी बेटी मेरे घर से विदा हो तो हर माँ चाहती है कि उसे कुछ गिफ्ट दे, और मेरी बेटी जिस दिन मेरे घर से विदा होगी तो मैं उन्हें अपनी आईडी का गिफ्ट दूंगी, और उस आईडी पे ऑलरेडी लाखों की इनकम आती रहेगी। तो जो ससुराल में जब वो जाएगी तो कभी भी उसे कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ये एक मेरा सपना था। आज वो भी मेरा मुझे पूरा होते हुए नजर आ रहा। इन सारे सपनों में जिन्होंने मेरा साथ दिया वो मेरी पूरी फैमिली है। मेरे हस्बैंड ने हर समय मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया। लेकिन उससे भी बड़ा सपोर्ट होता है ना कि छोटे छोटे बच्चे, इनको छोड़ के जाना, रहना और बहुत सारी चीजों में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन मेरे बच्चों ने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया। मेरी बड़ी बेटी जो हमेशा मेरा सपोर्ट करती है, इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे जिंदगी में। और जब पहले तो ऐसा हुआ करता था, सासू माँ थी तो वो बच्चों को देख लेती थी, लेकिन अभी एक और जो सपोर्ट सिस्टम है वो मेरी मम्मी है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो वो बच्चों को देख लेती है। तो इन सबका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरी कामयाबी में इनका बहुत बड़ा रोल है। और जो भी हम देखते हैं कि हर महिला चाहती है कि वो मल्टीटास्किंग है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम घर परिवार और बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकते। तो एक चैलेंज तो मैं बहुत सारा है। अब इतनी जर्नी में आप सब समझ सकते हैं कि बहुत सारा संघर्ष रहा होगा, बहुत सारा चैलेंज रहा होगा, लेकिन उसको संघर्ष में नहीं कहूंगी, चैलेंज रहूंगी। और चैलेंज को, क्योंकि यदि हम कुछ ना करें तो भी हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा चैलेंज है, उदासीपन है, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो क्यों ना कुछ करने के लिए अपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाए और उसको पूरा किया जाए, अपनी जिंदगी को पूरा किया जाए। एक बात मैं बहुत बताऊंगी, यहाँ पे बहुत सारी माताएं होंगी और उस समय हमें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार की बात थी कि मैंने कुछ जा रही थी बाहर प्रोडक्ट को वे शेयर करने के लिए, और अचानक मैं तैयार हुई, सब हुई, और मेरा बेटे को चोट लग गई। ये एकदम जस्ट आंखों के ऊपर चोट लगी और उसे बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। और उस समय मुझे ऐसा लगा कि यार अब क्या हुआ। और मैं लेकिन इतना ज्यादा संघर्ष किया था, बहुत सारे सहन, तो डर कभी भी नहीं लगा। मैंने कहा जो भी हुआ इसको डरने से घबराने से कुछ नहीं होने वाला है, इसका सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। तुरंत उठाया, हमने हॉस्पिटल लेके गया, उसको 4 टाके लगे, घर में आई। और उस समय तक के मैं भूल गई थी कि मेरा कहीं अपॉइंटमेंट है, लेकिन मुझे फिर से कॉल आया कि मैडम आप आ रहे थे तो आप आ नहीं रहे हो क्या। तो मैंने देखा कि फिर मेरा बेटा इतना स्ट्रांग था, इतना लगने के बाद वापस आने के बाद फिर से वो खेलने लगा, उसको पट्टी वट्टी कर दी। और फिर मैं उस प्रोडक्ट को मैंने देने यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गई और प्रोडक्ट शेयर करके आई, सब कुछ किया। लेकिन ऐसी स्थिति में बहुत सारी माताएं घबरा जाती है, तो संयम से काम लिया जाए तो सारा चीज हो सकता है। जिस तरीके से हम पूरे जीवन में हर किसी की ध्यान रखते हैं, हर काम करने में तैयार रहते हैं, लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। आज मैं सभी बहनों से ये कहूंगी कि थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए। और इसका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बीसी सर ने हमारे लिए तैयार करके दिया है, दोपहर का 1 बजे का। अपने ऊपर ध्यान देने के लिए, अपनी सफलता के लिए रोजाना 1 बजे आप आइए और अपनी टीम के साथ आइए, तो आपकी सफलता निश्चित होगी। और इसे करने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है, अपने घर से ही करना है। इस तरीके से हम जूम सेशन में लाकर भी अपनी सफलता को पूरा कर सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को बना सकते हैं। क्योंकि आदरणीय बीसी सर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जो एशिया के सबसे बड़े
ऑडिटोरियम में महिलाओं का एक बड़ा सा प्रोग्राम हो, जिसमें कि जो कि अभी हमें यहाँ कोर लीडर दिखाई दे रहा है, यहाँ सारी महिलाएं है, और ये पूरा सपना केवल एक ही हो सकता है कि हर दिन दोपहर में 1 बजे के प्रोग्राम में हम आए और संख्याएं बढ़ाए और अपना अचीवमेंट लाए और इसी तरह से अपनी राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनाए, तो इस सपने को हम बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। और मैं कहूंगी कि मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश। हम सब छू सकते हैं आकाश, मौके की है मुझे तलाश। हमें आरसीएम बिजनेस ने दिया है, आरसीएम ने दिया है, उसे जी जान से यदि हम लगा के करेंगे तो डेफिनेटली हम भी सफल हो सकते हैं। और यदि उसके बाद भी आप सबको यदि लग रहा होगा कि हम सफल नहीं हो सकते, तो ये 1 मिनट का वीडियो है, इसे ध्यान से देखिए और सोचिए कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। योर बिलीफ सिस्टम इज राइट। आप जानते हैं उस लड़की को, अरुणिमा सिन्हा, यूपी के गांव से आई थी, ट्रेन की पटरी के नीचे उसको चेन छीनने के लिए कुछ लोगों ने धक्का दे दिया, दोनों पांव ट्रेन के नीचे आ गए, कट गई, सारी रात वहीं पड़ी रही, कोई बचाने नहीं आया। 49 ट्रेन सारी रात में गुजर गई वहां से, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, बीच में पड़ी रही पटरियों में, जंगल के बीच में, कोई नहीं था। कीड़े चाट रहे थे उसके पांव को कटे हुए, चूहे खा रहे थे उसकी स्किन और हड्डियों को, कोई नहीं आया। सुबह हुई, दिल्ली अस्पताल में लेके आ गया उसको, और वहां पे आने के बाद जब उसको पता चला मल्टीपल फ्रैक्चर उसकी पीठ में आ गए, पांव खत्म हो चुका है, सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गई है, प्रोस्ट्रेटेड लेग्स के साथ उसको चलना पड़ेगा। वहां बैठ के क्या बोली, अगर भगवान तूने मुझे बचाया तो जरूर इतिहास रचने के लिए, अब तो मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी, अब मैं एवरेस्ट क्लाइंबर बनूंगी। बछेंद्रिय पाल के पास गई, बछेंद्रिय पाल ने क्या कहा, तूने ऐसी अवस्था में एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए सोच लिया, तू तो एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी है, अब तो दुनिया को तारीख पता लगना बाकी रह गया है। और जानते हैं, एक एक करके न केवल उसने माउंट एवरेस्ट बल्कि 7 पीक दुनिया की पार कर ली। आज एनडीए गवर्नमेंट में उसको पद्मश्री अवार्ड मिला है। साहब, आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। तो आप सोचिए, क्या हम इनसे कुछ गर्वित हैं? जब ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं और अपनी कामयाबी के लिए कर सकते हैं। और अंत में केवल मैं इतना ही बोलूंगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। तो हमें ठानना पड़ेगा और हमारे कामयाबी के लिए खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। और धैर्य के साथ यदि हम लगातार काम करें तो एक दिन सफलता हमें जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बढ़िया।